Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डीफैट और DQCES, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे टॉपिक्स का नाम है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये जो टॉपिक है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डीफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ये वीडियो डीफैट और DQCES के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, DSPMM, DQCES, ANSIST, ANSISC, SBCC, CCQC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जैसा करें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोयला, पेट्रोलियम एंड पेट्रो रसायन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में कोयला, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, कोयले के ग्रेड। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोयला, कोल इन छत्तीसगढ़, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में कोयला, कोल इन छत्तीसगढ़। भारत में कोयला के भंडारण एवं उत्खनन में छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत में कोयला के भंडारण एवं उत्खनन में छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश के बाद है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया में कोयले की भूमिगत एवं खुली खदानें हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया इलाके हैं, यहाँ पे कोयले की भूमिगत एवं खुली खदानें हैं। कोरबा जिले में रजगामर, बगदेवा, सुराकछार एवं बांकी मोगरा की खदानों में G4 एवं G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। तो कोरबा जिले में जो रजगामर, बगदेवा, सुराकछार एवं बांकी मोगरा की खदानें हैं, उसमें G4 ग्रेड और G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा गेवरा, दीपिका एवं कुसमुंदा की खदानों से G11 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। तो गेवरा, दीपिका एवं कुसमुंदा की जो खदानें हैं उससे G11 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तापीय संयंत्रों में कोयले का उपयोग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तापीय संयंत्रों में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम संयंत्र बालको, इस्पात संयंत्र भिलाई, तापीय एवं इस्पात संयंत्र रायगढ़ व रायपुर के सिलतारा में स्थित औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग हो रहा है। तो एल्यूमिनियम संयंत्र बालको, इस्पात संयंत्र भिलाई, तापीय एवं इस्पात संयंत्र रायगढ़ व रायपुर के सिलतारा में स्थित औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न उपयोगों के कारण इसे काला हीरा भी कहते हैं। तो कोयले को विभिन्न उपयोगों के कारण काला हीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तेलीय गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध युक्त द्रव है। तो जो पेट्रोलियम होता है यह तेलीय गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध युक्त द्रव होता है। प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पेट्रोलियम है उसको अपरिष्कृत तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके प्रभाजी आसवन से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होते हैं।
तो जो पेट्रोलियम है ये तेलीय गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध युक्त द्रव है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल क्रूड ऑयल कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पेट्रोलियम होता है उसको अपरिष्कृत तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके प्रभाजी आसवन से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बनों, मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है वो कई हाइड्रोकार्बनों, मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण जिनके क्वथनांकों के मध्य बहुत कम अंतर होता है उनको पृथक करने की विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो दो या दो से अधिक द्रवों के जो मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक जो द्रवों के मिश्रण है जिनके क्वथनांकों के मध्य बहुत कम अंतर होता है उनको पृथक करने की विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम से जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसोलीन, पेट्रोल 170 डिग्री सेंटीग्रेड, नेफ्था 250 डिग्री सेंटीग्रेड, केरोसिन 340 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस तेल, डीजल 500 डिग्री सेंटीग्रेड, स्नेहक तेल और मोम। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। तो पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रोलियम से जो उत्पन्न रसायन होते हैं उनको पेट्रो रसायन कहते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व पेट्रोलियम से केरोसिन को पृथक किया गया, तब से ही इसका उपयोग ईंधन के लिए बहुतायत से होने लगा। तो लगभग 200 वर्ष पूर्व पेट्रोलियम से केरोसिन को पृथक किया गया। पेट्रोलियम से जो केरोसिन को पृथक है वो 200 वर्ष पूर्व लगभग किया गया है और तब से ही इसका उपयोग ईंधन के लिए बहुतायत से होने लगा। तो पेट्रो रसायन उनको कहते हैं जो पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन होते हैं उनको पेट्रो रसायन कहते हैं। और लगभग 200 वर्ष पूर्व पेट्रोलियम से केरोसिन को पृथक किया गया, तब से ही इसका उपयोग ईंधन के लिए बहुतायत से होने लगा। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य पेट्रोलियम से प्राप्त जैली का प्रयोग मजदूरों द्वारा जख्मों के उपचार में किया जाता था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य पेट्रोलियम से जो प्राप्त जैली होती थी उसका प्रयोग मजदूरों द्वारा जख्मों के इलाज में किया जाता था। इसी आधार पर पेट्रोलियम जैली के उपयोग की शुरुआत सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में हुई। तो पेट्रोलियम जैली की जो शुरुआत है वो सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में हुई। पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक रेसे, नाइलॉन, पॉलिएस्टर आदि, पॉलीथीन आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। तो जो पेट्रो रसायन है इसका उपयोग अपमार्जक रेसे, नाइलॉन, पॉलिएस्टर आदि, पॉलीथीन आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिक का पुनः चक्रण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक का पुनः चक्रण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग करने के पश्चात इधर उधर फेंक दी जाती हैं किंतु ये मिट्टी में अपघटित नहीं हो पाती हैं। तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वो उपयोग करने के पश्चात इधर उधर फेंक दी जाती हैं किंतु ये मिट्टी में अपघटित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण इनको नष्ट करना अथवा इन्हें पुनः उपयोग में लाने लायक बनाना आवश्यक हो जाता है। अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं। तो जो अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तु है उनको उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ईंधन का दहन, कंबस्टन ऑफ फ्यूल। ईंधन का दहन, कंबस्टन ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है उसमें किसी वस्तु का जलना दहन, कंबस्टन कहलाता है। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जो दहन की प्रक्रिया होती है उसमें ऊष्मा निकलती है अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पहला है कोयले के दहन की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा निकलती है। तो जो कोयले का दहन की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है, C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा।
तो कोयले की दहन की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा उष्मा निकलती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, यदि कोयले का दहन ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। अगर कोयले का दहन ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, C+12O2CO, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ईंधन का जो दहन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिनकी अधिक मात्रा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो ईंधन के जो दहन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिनकी अधिक मात्रा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। तो जीवाश्म ईंधन का जो बढ़ता उपयोग है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट। जीवाश्म ईंधन कई वर्षों पूर्व बना प्राकृतिक ईंधन है। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत ही कई वर्षों पूर्व बना प्राकृतिक ईंधन है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के रूप में होता है। तो जो जीवाश्म ईंधन है यह पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के रूप में होता है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है इसके कारण जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि इसी तरह हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते रहे तो पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह अगर जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता रहा तो इसका पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, कोयले को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसका कुछ भाग तो हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है, परंतु ज्यादातर भाग हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो कोयले को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसका कुछ भाग तो हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है, परंतु ज्यादातर भाग हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तीव्रता से घुलती है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में अधिक होगी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ईंधन के दहन से जो उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक विषैली गैस है जो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तीव्रता से घुलती है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में अधिक होगी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, ईंधन में पाए जाने वाले नाइट्रोजन तथा सल्फर दहन के पश्चात उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो ईंधन में पाए जाने वाले नाइट्रोजन तथा सल्फर जो है वो दहन के पश्चात उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिनके वर्षा के जल में घुलने से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से पेड़ों, इमारतों और नदियों को नुकसान पहुंचता है। तो ईंधन में पाए जाने वाले नाइट्रोजन तथा सल्फर दहन के पश्चात उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिनके वर्षा के जल में घुलने से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से पेड़ों, इमारतों और नदियों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवाश्म ईंधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा का ऐसा स्रोत होता है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। हमें इनके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही यह भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सकेगा। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं और हमें इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सकेगा। तो पहला पॉइंट है, जीवाश्म ईंधनों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों की जानकारी समाज को देनी चाहिए। तो जो जीवाश्म ईंधन है उसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय की जो जानकारी है वो समाज को देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कोयला खनन हेतु नए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कोयले की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो सके तथा अनावश्यक हानि ना हो। तो जो कोयला खनन है उसके कोयले के जो खनन है उसके हेतु
नए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कोयले की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो सके तथा अनावश्यक हानि ना हो। थर्ड पॉइंट है वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्राइज्ड नेचुरल गैस के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व सल्फर नहीं पाया जाता। तो जो वाहन है उसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व सल्फर नहीं पाया जाता। फोर्थ पॉइंट है प्लास्टिक का उपयोग सीमित होना चाहिए। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं डीफैट और DQCES, इसका जो टॉपिक है यहाँ पे टॉपिक का नाम था कोल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें एक टॉपिक है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है MCQs है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस टॉपिक में यहाँ पे 26 जो MCQs है इसकी जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दी जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डीफैट DQCES DSPMM ANSIST NSISC CCQC SBCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।